नमस्कार, मैं अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन-डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारत के प्रथम कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की। यह पोर्ट क्यों चर्चा में है? वैसे तो भारत का पहला ये कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना है, इसलिए इसकी महत्ता है ही, लेकिन हाल ही में कुछ राजनीतिक सरगर्मियां हैं जिसकी वजह से यह चर्चा में है। हमारी चर्चा का केंद्र वो राजनीतिक सरगर्मियां नहीं होंगी, हम परीक्षा की दृष्टि से इसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की यात्रा। विजिंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना, जी हां, आज का हमारा ये शीर्षक है और देखेंगे सबसे पहले किन बिंदुओं के अंतर्गत इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम खबर को देखेंगे कि वो खबर क्या है जिसके माध्यम से हमारे मानस पटल पर इसने अपनी उपस्थिति दर्ज की। दूसरा, हम देखेंगे चर्चा में क्यों है। उसमें से हम अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ेंगे। विजिंगम बंदरगाह के बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारी को हम देखेंगे, फिर देखेंगे कि इसका महत्व क्या है, आखिर वो क्यों, कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण पहलू है जिसकी वजह से ये हमारे सामने महत्वपूर्ण होता है। चुनौतियां क्या है, इसको बनने में क्यों, कौन कौन सी चुनौतियां थी जिसका सामना करना पड़ा, उस पर भी एक नजर डालेंगे। और अंत में हमारी परिपाटी है एक अभ्यास प्रश्न की। लास्ट में हम इस उम्मीद के साथ ही अभ्यास प्रश्न आपके सामने पटल पर छोड़ेंगे कि आप उसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे हम शुरू करते हैं अपनी यात्रा। तो सबसे पहले खबर को देखें तो द इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर है कि सीपीएम कांग्रेस फाइट फॉर क्रेडिट ओवर द विजिंगम पोर्ट, द प्रोजेक्ट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। आप देख रहे हैं कि ये दो पार्टियां हैं जो कि फाइट कर रही हैं क्रेडिट को लेकर विजिंगम पोर्ट के ऊपर। जाहिर सी बात है, कोई बेहतर चीज होती है तो श्रेय लेने का सबकी इच्छा होती है कि उसका श्रेय लिया जाए, होनी भी चाहिए क्योंकि राजनीतिक पार्टी है। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण बिंदु ये है द प्रोजेक्ट एंड इट्स सिग्निफिकेंस की, यह प्रोजेक्ट है क्या और इसका महत्व क्या है। तो हम दूसरे धड़ पर ज्यादा केंद्रित करेंगे और सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से इसकी दूरी की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 14 किलोमीटर दूर विजिंगम की अवस्थिति है, एक जगह है। इस पोर्ट के नाम पे इसका नाम है, इस जगह का नाम है। 15 अक्टूबर वो तिथि है, रविवार का दिन था जब यहां पर घाट से डॉकिंग यार्ड तक डक बोट होते हैं। उन डक बोट के माध्यम से किसी भी जलपोत को हम गोदी में उतारते हैं, अर्थात बंदरगाह के जल वाले क्षेत्र में हम उतारते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि यहां पर डक बोटों से केरल के मुख्यमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखा के एक पोत था जिसको यहां पर गोदी में उतारने का काम हुआ। उस पोत के ऊपर अगर नजर डाली जाए तो वो पोत चाइना का था और आप देखेंगे कि इसमें उस पोत का नाम है जेन हुआ 15। इसको ही हरी झंडी दिखा के केरल के मुख्यमंत्री द्वारा जब उतारा गया तो एक तरह से इसके पहले चरण के औपचारिक शुरुआत की घोषणा हुई, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। हालांकि हम चर्चा के बाद यह देखेंगे कि विजिंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना वास्तव में है क्या, इसके संबंध में वो तथ्य जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो देखें, ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह परियोजना ये है। इसके लागत की बात करें तो 7600 करोड़ इसकी लागत है। और देखें, अदानी पोर्ट्स और एसीजेड प्राइवेट लिमिटेड वो दो कंपनियां हैं जिन्होंने मिलकर इसको डिजाइन किया है, इसको डेवलप किया है। और किस मॉडल पे, तो DBFOT मॉडल, अर्थात डिजाइन, बी फॉर बिल्डिंग निर्माण, एफ फॉर फाइनेंस वित्त और संचालन ऑपरेशन और हस्तांतरण अर्थात ट्रांसफर। तो ये इसी का फुल फॉर्म है, अर्थात डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण। इस मॉडल पे इसको विकसित किया गया है। और विशेष रूप से इस मॉडल को आपको याद रखना है कि लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल क्या होता है। लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल जिस पर यह आधारित है, वास्तव में लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल में एक मालिक होगा जो कि जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, लैंडलॉर्ड अर्थात हम जो सामान्य बोलचाल की भाषा में मकान मालिक को कहते हैं। तो यहां पर पोर्ट का एक वास्तविक मालिक होगा और लीज पर कुछ साल के पट्टे पर यह किसी को दिया जाएगा। तो यहां भी देखेंगे स्वामित्व की अगर बात करें तो केरल की सरकार इसकी का हक है, उस पर मालिकाना हक है। और संचालन और रख रखाव की जहां तक बात है तो अडानी समूह द्वारा 40 वर्ष के पट्टे पर इसको दिया गया है, वो अवधि 40 वर्ष है। और इसको पूर्ण रूप से विकसित करने का जो समय है, जो चरण है, वो 3 चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहले चरण को ये माना जा रहा है कि जब शुरुआत होगी तो एक उपलब्धि होगी और तीसरे चरण के बाद ये पूर्ण होगा। 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया है कि तीसरा चरण इसका पूर्ण हो जाए। देखें, अगर विशेषता की बात करें तो भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह होगा। भारत का पहला है, इसलिए महत्वपूर्ण है। कोई भी पहली चीज अगर होती है तो परीक्षा के लिहाज से वो महत्वपूर्ण होती है। इसकी प्राकृतिक गहराई, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक गहराई का मतलब कि नेचुरल रूप से अगर ये गहरा है तो हमको बहुत ज्यादा ड्रेजिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
18 से अधिक है, 18 मीटर से अधिक गहरा है, अर्थात एक स्टैंडर्ड जो मानक होता है जिसके आधार पर ऐसा प्रयास पहले कोच्चि के लिए किया गया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर ठीक न उतरने के कारण कोच्चि इस श्रेणी में नहीं सम्मिलित हो सका था। इसी लिहाज से यह पहला बनने की तरफ अग्रसर है। तो 18 मीटर से अधिक इसकी गहराई, प्राकृतिक गहराई है, और इसको एक्सपेंडेबल है, ये 20 मीटर तक किया जा सकता है और भी किया जा सकता है। ये गहराई क्यों महत्वपूर्ण है? तो जितने भी बड़े जहाज होते हैं, जहाजों की कई श्रेणियां होती है, जिसमें जो सबसे बड़े जहाज जो जिस श्रेणी में आते हैं, मदर शिप जिसको कहा जाता है, वो यहां आने के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि उनका भार ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा गहराई अगर नहीं होगी तो वो जमीन से लगने की उनकी संभावना होगी। तट के किनारे न्यूनतम तटीय बहाव भी है। अगर तटीय बहाव न्यूनतम होता है तो वो भी इन जहाजों के लिहाज से ठीक माना जाता है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्ग से सिर्फ 10 समुद्री मील की दूरी पर यह स्थित है। या जहां पर स्थित है, आप देख सकते हैं कि केरल में अगर स्थित है तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग जो कि इधर मध्य एशिया से होता हुआ यूरोप तक जाता है, इधर सुदूर पूर्व तक जाता है, तो वहां से इसकी दूरी आप देखेंगे, नीचे यहां श्रीलंका है जो कि मात्र 10 समुद्री मील की दूरी है। तो इस लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही हर मौसम के लिए ये उपयुक्त बंदरगाह है, जो कि इसकी उच्च परिचालन दक्षता को दर्शाता है। यहां पर चाहे उच्च ज्वार की कंडीशन हो या निम्न ज्वार की कंडीशन हो, दोनों ही दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये अप्रभावित रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक तो प्राकृतिक रूप से भी ऐसी स्थितियां हैं, और दूसरा यहाँ एक विशेष संरचना बनाई गई ब्रेक वाटर की। ब्रेक वाटर क्या है? ब्रेक वाटर वस्तुतः आप देख सकते हैं, आपको चारों तरफ एक दीवार जैसी दिखाई दे रही है, जिससे कि इस पूरे पोर्ट को घेर के सुरक्षित कर देते हैं। वाटर को ब्रेक करना ही ब्रेक वाटर कहलाता है। तो ये ऐसी एक स्थायी संरचना बना दी गई, और इस स्थायी संरचना का परिणाम यह होगा कि सुनामी होगा या कोई ऐसी जल में ऐसी गतियां होंगी जो बंदरगाह को प्रभावित करेंगी, तो उससे इसकी रक्षा हो सकेगी। साथ ही दूसरी विशेषता इसकी बात करें तो यह स्वचालित बंदरगाह है। आगे अगर देखें तो आप देख सकते हैं इस मैप को ध्यान से, अमूमन क्या होता है कि भारत के पास इस तरह का कोई पोर्ट नहीं था, तो उसके लिए भारत की निर्भरता उसके पड़ोसी कोलंबो पोर्ट पे थी। इधर आप देख लें, ओमान में सालेलाह पोर्ट पे थी, या सऊदी अरब की तरफ चले जाएं, यहां दुबई की तरफ चले जाएं तो जेबेल अली के पोर्ट पर थी। साथ ही इधर चले जाएं तो आपको सिंगापुर के पोर्ट पर थी। तो इन पोर्टों पर हमारी निर्भरता थी, क्योंकि ऐसे पोर्ट हमारे पास नहीं थे, अनुपलब्ध थे, जहां पर बड़े जहाज आ सके। इसके निर्माण से हमें ये एक बड़ी सफलता मिल जाएगी। पूरी तरह से चालू होने पर क्या होगा कि भारत की 75% कंटेनर ट्रांसशिपमेंट जरूरतों को पूरा करने की क्षमता आ जाएगी। वर्तमान में अगर बात करें तो इसके लिए हम दुबई, कोलंबो, सिंगापुर जैसे बंदरगाहों पर निर्भर हैं। साथ ही यहां पर जब बड़े जहाज आते हैं, चाहे वो दुबई में हो, चाहे कोलंबो में हो, चाहे सिंगापुर हो, तो वहां से फिर छोटे जहाजों के माध्यम से कार्गो अर्थात माल हमारे यहाँ लाया जाता है। इसमें क्या होता है कि समय भी ज्यादा लगता है और उसमें खर्च भी हमारा ज्यादा लगता है। इस लिहाज से इसके विकसित होने से ये दोनों चीजों की बचत होगी, इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। आगे अगर देखें इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ट्रांसशिपमेंट क्लब में प्रवेश करने वाले हम भी एक देश हो जाएंगे, एक तो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। दूसरा आप देखें ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह क्या होता है, इसको भी समझ लें। वास्तव में उसी बंदरगाह को ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कहते हैं जहां पर बड़े जहाज आ सके और उनसे छोटे जहाजों में हम सामान को लाद के किसी अन्य जगह पर भेज सके। एक तरह से इसका हब होता है, एक सेंटर होता है। तो माल को रास्ते में उतारने के लिए एक बड़े जहाज से कई छोटे जहाजों में स्थानांतरित जिस जगह पर किया जाएगा वही ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कहलाएगा। लेकिन इसके लिए बड़े जहाज का आना एक सुगम स्थिति उसके लिए होनी चाहिए, जो यहां पर बनाई गई है। साथ ही आप देखिए बड़े निर्यातक अगर हमारे बगल में बात करें तो चाइना है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के पोर्ट का होना आवश्यक है, जिसकी अभी हमारे पास उपलब्धता नहीं थी। चाइना की अगर बात करें तो उसके पास आधा दर्जन से ज्यादा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हैं। अगर बात करें निर्यात को बढ़ावा देने की, तो ये भारत सरकार की भी नीति है, आगे अभी हम उसको देखेंगे। साथ ही ये 3 चरणों में बनेगा, जिसमें अगर चरण 1 पूरा हो जाता है तो 1 मिलियन अर्थात 10 लाख TEU हमारे बंदरगाहों पर आ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे TEU क्या है, तो TEU बेसिकली एक यूनिट है, एक इकाई है। आप देख सकते हैं TEU का फुल फॉर्म ही है 22 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, इसका फुल फॉर्म है। ये वस्तुतः एक इकाई है, ये कंटेनर में भर के माल या कार्गो कहीं भी आदान प्रदान होता है। तो एक कंटेनर की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक कंटेनर में लगभग 24 टन के आसपास माल आ सकता है।
और ये 20 फुट का एक कंटेनर होता है, तो यही इसी को एक यूनिट मान लिया जाता है। इसी प्रकार जब ऐसे ऐसे 10 लाख यूनिट होंगे तो उस तक हमारी पहुंच सुनिश्चित होगी प्रथम चरण के पूरे होने के बाद। और अगर तीनों चरण पूरे हो जाते हैं तो ये अनुमान है कि 6.2 मिलियन TEU तक हम जुड़ जाएंगे, वहां तक हमारी पहुंच हो जाएगी। और एक स्टैंडर्ड जो बड़ा जहाज होता है जिसको मदरशिप कहते हैं, अगर उसकी बात करें तो 10 से 15,000 TEU उसमें एक बार में भेजा जाता है। तो इस प्रकार के कई जहाज आएंगे जिससे प्रथम चरण के बाद हम देख सकते हैं कि हमारी पहुंच हो जाएगी तकरीबन 1 मिलियन, और तीनों चरण पूर्ण हो जाएंगे तो 6.2 मिलियन TEU अर्थात 22 फुट इक्विवेलेंट यूनिट तक हो जाएगी। ये कंटेनर, एक कंटेनर का आकार आप देख सकते हैं ये लगभग एक ट्रक के बराबर होता है, और ऐसे ये इसी को एक यूनिट या एक इकाई माना गया है, जिसके आधार पर इसको हम देखते हैं। निर्यात बढ़ेगा, सबसे पहला फायदा एक ये भी हमको दिखाया गया, शुरू में ही हमने इसके बारे में आपको बताया। अभी हमारा निर्यात अगर 2022-23 की बात करें तो 770.18 बिलियन डॉलर है, जिसको कि 2029-30 तक बढ़ाकर ये टारगेट किया गया है कि 2 ट्रिलियन डॉलर तक कर लिया जाए। इस निर्यात लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी हमें इस प्रकार के अवसंरचनात्मक विकास की आवश्यकता है, जिस लिहाज से ये एक मील का पत्थर साबित होगा। विजिंगम की बात करें तो एक वैश्विक बंकरिंग केंद्र भी होगा, जहां से हाइड्रोजन और अमोनिया जैसे स्वच्छ हरित ईंधन की आपूर्ति हो सकेगी। इस लिहाज से भी एक बंकरिंग केंद्र होगा, अर्थात बीच में उसको रख सकेंगे, वहां से इधर उधर हम इसको भेज सकेंगे। साथ ही जो क्षेत्रीय बंदरगाह होंगे, इसके आसपास के बंदरगाह होंगे, उनमें भी विकास होगा। आप देखेंगे कि जब बड़ा हब कहीं खुलता है तो उसके आसपास के क्षेत्र में विकास अपने आप होता है, तो इससे क्षेत्रीय जो बंदरगाह छोटे होंगे वो भी लाभान्वित होंगे। इससे रोजगार का अवसर भी उत्पन्न होगा, बढ़ेगा, साथ ही अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। और रणनीतिक और सामरिक दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाइना, आप जानते हैं कि ब्लू इकोनॉमी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें समुद्र में अर्थव्यवस्था की वृद्धि के बारे में बात होती है। तो चाइना इस दिशा में काफी गतिशील है, क्योंकि ज्यादातर भाग पर पानी है। तो इस दृष्टिकोण से भी, रणनीतिक और सामरिक दृष्टि से भी इसका महत्व है। भारत भी इसमें अग्रणी होना चाहेगा, लेकिन इसके रास्ते में कई चुनौतियां थी। ऐसा नहीं है कि यह राह आसान थी, चुनौतियां अमूमन होती है इस प्रकार की जगहों पर, इस प्रकार के प्रोजेक्ट पर। क्या चुनौतियां थी? तो टारगेट ये था, जब इनको सौंपा गया तो इन्होंने कहा कि 1 सितंबर 2018 तक, अडानी ग्रुप ने कहा कि हम पहला जहाज हम उतार देंगे, ये हमारा टारगेट है। लेकिन उनके सामने क्या हुआ कि 2017 में एक चक्रवात आ गया, आक्ची आ गया। चक्रवात आने से क्या हुआ कि जो ब्रेक वाटर लगाया गया था उसका एक टुकड़ा, एक भाग क्षतिग्रस्त हुआ, टूट गया। उसकी वजह से यहां पर कुछ बाधा उत्पन्न हुई। साथ में चूना पत्थर, जो एक रॉ मटेरियल के रूप में इसमें इस्तेमाल किया जाता है, एक प्रमुख महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, उसकी कमी हो गई। उसकी वजह से कुछ दिन बाधा बनी रही। साथ ही देखेंगे तो मछुआरों के, यहाँ के लोकल जो मछुआरे थे, और साथ ही यहाँ के चर्च द्वारा भी इसका विरोध किया गया। यह तथ्य दिया गया कि मछुआरों के प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहे हैं, यह तो था ही। साथ ही जो किनारे का भाग है उसमें कटान की समस्या को बताया गया। इनके ग्रेनाइट की वजह से भी समस्याएं थी। जलवायु, साथ ही पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी इसको ठीक नहीं बताया गया। और यह बताया गया 300 परिवार लगभग प्रभावित हो रहे हैं। तो एक समस्या ये थी कि इनके विरोध का भी सामना करना पड़ा। इसके बाद कोविड-19, एक वैश्विक आपदा, उसने भी कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को प्रभावित किया। और आप देखेंगे कि इनके बाद जब भारी विरोध, हिंसात्मक विरोध होने लगे, तो यहां पर कमेटी बैठाई गई जांच के लिए, और उसने बताया कि बंदरगाहों के कार्य प्रभाव के आकलन के लिए जो वैज्ञानिक अध्ययन किया, और उसने यह बताया कि ये जो परिवर्तन थे इसमें एकाध को छोड़कर बाकी जो भी तथ्य थे उसके लिए जलवायु परिवर्तन को एक कारण बताया गया। तो ये कुछ चुनौतियां थी जिनका सामना करना पड़ा। तो ये हमारा आज का संदर्भ था। और आखिरी में हमारी परिपाटी एक प्रश्न की है, तो आपके सामने हम आज का प्रश्न छोड़ते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप जवाब जरूर देंगे। निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? विजिंगम बंदरगाह अदानी पोर्ट्स और रिलायंस समूह द्वारा डिजाइन किया गया, कथन 1 है। इसे 4 चरणों में विकसित करने की योजना है, कथन 2 है। आपके ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। अगर आपने संदर्भ को ठीक से सुना होगा तो मैं आश्वस्त हूं कि आपका जवाब सही आएगा। लड़ते रहें, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। आज इतना ही, धन्यवाद।